हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं या आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले आप ये समझो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्चुअली में हमारा रूटीन है। हम सवेरे से उठकर रात तक जो सारी चीजें करते हैं वो सब की सब कहीं ना कहीं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से डील होती हैं। एग्जाम्पल के लिए हम सवेरे उठते हैं, हम ब्रश करते हैं और हम रात को बेड पर सोते हैं, तो ब्रश या टूथपेस्ट या बेड ये सब हमने कहीं ना कहीं किसी ना किसी से खरीदा होता है। तो टेक्निकली हम किसी ना किसी व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, तब कहीं जाकर के ये चीजें हमें अवेलेबल होती हैं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज नथिंग बट अवर रूटीन, ये इसका इंपॉर्टेंस है। अब किसी भी एक्ट को चालू करने से पहले हमको ये देखना होता है कि उसकी स्कीम क्या है, यानी कि उसका स्ट्रक्चर क्या है। उसका स्ट्रक्चर समझिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में टोटल 11 चैप्टर्स हैं, मगर इसमें से चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 11 ये रिपील हो चुके हैं। रिपील क्यों हो चुके हैं? क्योंकि चैप्टर नंबर 7 जो है दैट इज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एंड चैप्टर नंबर 11 विच इज पार्टनरशिप एक्ट, इन दोनों के लिए हमने नए एक्ट्स बना दिए हैं। तो क्योंकि नए एक्ट्स बन गए हैं तो अब हमें इसकी यहां पर आवश्यकता या इसका यूज हमको यहां पर नहीं है, तो इन दोनों को हमने रिपील कर लिया। तो अब हमारे पास 7 और 11 चैप्टर्स नहीं है, बाकी पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास है। अब अगली बात जो समझने वाली है वो ये है कि सेक्शन नंबर 1 टू सेक्शन नंबर 75 जो है, जो बेसिकली आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, इस पोर्शन को बोलते हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब पहले ये समझ लेते हैं कि इसको जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्यों बोला जाता है। इसको ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस पूरे इंडिया में आप कहीं पर भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो वो इन प्रिंसिपल से डील होगा, यानी कि हो सकता है कोई और लॉ भी साथ में लग जाए, मगर ये प्रिंसिपल तो उससे ये प्रिंसिपल तो उसमें लागू हो ही जाएंगे। इसलिए इसको जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। ये डील होता है सेक्शन नंबर 1 से लेकर सेक्शन नंबर 75 तक। जब हमने इतना समझ लिया तो अगली बात हमको ये ध्यान रखनी है या हमको ये जाननी है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैसा लॉ होता है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज अ सब्सटेंटिव लॉ। Now, what do you mean by substantive law? Substantive law is a law which tells us about our rights, remedies, duties, liabilities. Substantive law वो law होता है जो हमको हमारे rights, liabilities, duties के बारे में बताता है। यानी कि अगर हम ये कह रहे हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक सब्सटेंटिव लॉ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमको बता रहा होगा कि हमारे राइट्स क्या है, हमारी ड्यूटीज क्या है, हमारी लाइबिलिटीज क्या है। या सब्सटेंटिव लॉ हमको हमें पनिशमेंट बताता है, बट क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक क्रिमिनल लॉ नहीं है, वो एक सिविल लॉ है, तो वो पनिशमेंट से डील नहीं करता। इंडियन पिनल कोड एक क्रिमिनल लॉ है जो कि पनिशमेंट से डील करता है, तो वो भी सब्सटेंटिव लॉ है। बट जहां तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात है, ये सिविल नेचर का लॉ होता है। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिविल और क्रिमिनल लॉ में डिफरेंस क्या होता है। अगर हमको देखना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ हमेशा कंपनसेशन की बात करेगा, क्षतिपूर्ति की बात करेगा, और क्रिमिनल लॉ हमेशा पनिशमेंट की बात करेगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंपनसेट करता है, पनिश नहीं करता, और इंडियन पिनल कोड पनिश करता है, कंपनसेट नहीं करता। तो इसीलिए ये डिफरेंस होता है। कभी भी आपको समझना है कि सिविल लॉ क्या होता है और क्रिमिनल लॉ क्या होता है, तो आप केवल इतना देख लीजिए कि उसमें कंपनसेशन प्रोवाइड किया गया है या उसमें पनिशमेंट प्रोवाइड करी गई है। अगर कंपनसेशन है तो सिविल लॉ होगा और पनिशमेंट है तो क्रिमिनल लॉ होगा। अब वापस आते हैं, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो एक सिविल लॉ है, यानी कि वो कंपनसेशन प्रोवाइड करता है। क्या वो हमको राइट भी प्रोवाइड करता है? क्या वो हमको ड्यूटी भी प्रोवाइड करता है? क्या वो हमको लायबिलिटी प्रोवाइड करता है? द आंसर इज यस। अब देखते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या क्या राइट्स, क्या क्या ड्यूटीज और क्या क्या लायबिलिटीज प्रोवाइड करता है। सबसे पहले देखते हैं राइट। क्या कोई राइट प्रोवाइड करता है? हाँ, बिल्कुल करता है। हम अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो हम इसलिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते कि वो हमारी मर्जी है। हम कॉन्ट्रैक्ट में इसलिए एंटर कर सकते हैं क्योंकि हमको लॉ परमिट करता है, हमको लॉ वो राइट देता है कि हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकें। अगर लॉ कह दे कि हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते तो हम नहीं कर सकते। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमको परमिट करता है, हमको राइट देता है कि हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक माइनर 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति
कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, यानी कि उसके पास राइट नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सके। मगर यही व्यक्ति 18 साल का या 18 साल से ऊपर है तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। तो ये जो डिफरेंशिएट है, ये जो डिफरेंशिएशन है, किसने किया? कॉन्ट्रैक्ट ने। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ने 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को बोला है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, और 18 से ऊपर का व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, मतलब उसके पास ये राइट अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमको राइट प्रोवाइड कर रहा है। अब आते हैं, क्या कोई ड्यूटी प्रोवाइड कर रहा है? तो हाँ, बिल्कुल ड्यूटी भी प्रोवाइड कर रहा है। क्या ड्यूटी है? ड्यूटी ये है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है तो जिस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है उसको परफॉर्म करो, ये आपकी ड्यूटी है, और ये ड्यूटी कॉन्ट्रैक्ट ने ही दी है। और तीसरा पॉइंट, क्या कोई लायबिलिटी प्रोवाइड करता है? तो हाँ, लायबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर दो लोगों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया और उसमें से किसी एक व्यक्ति ने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, तो अब जो अग्रीव्ड पार्टी है उसके पास ये राइट है कि वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। तो जो कंपनसेशन वो क्लेम कर रहा है, जो कंपनसेशन ब्रीच करने वाले को पे करना पड़ेगा, उसकी लायबिलिटी बन जाएगी। यानी कहीं ना कहीं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमको राइट भी प्रोवाइड कर रहा है, ड्यूटी भी प्रोवाइड कर रहा है, और लायबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, और इसीलिए ये एक सब्सटेंटिव लॉ होता है। और आपको यही बता दूं कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है, या फॉर दैट मैटर कोई भी सब्सटेंटिव लॉ जो है, वो एक बेसिक प्रिंसिपल पे काम करता है, और ये बेसिक प्रिंसिपल है उबी जस इबी रेमेडियम। इसका मतलब होता है वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी। जहां अधिकार होगा वहां उपचार होगा। तो आपको बता दूं कि हमको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का अधिकार है। एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे व्यक्ति की ड्यूटी होती है। अगर मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा हूं तो हम दोनों पार्टीज के कोई ना कोई राइट्स भी हैं और कोई ना कोई ड्यूटीज भी हैं। अब यहां पर हम एग्जांपल लेते हैं। मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट करता हूं कि मैं आपको 5 लाख रुपए में एक कार बेचूंगा और आप 5 लाख रुपए मुझे दोगे। यहां पर दो पार्टीज हैं, हम दोनों किसी एक पॉइंट पर अग्री करते हैं। पॉइंट ये है कि मैं आपको कार बेचूंगा, कार सेल करूंगा, और आप मुझे 5 लाख रुपए दोगे। तो पॉइंट नंबर 1, हमने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया। हमने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर इसलिए कर पाए क्योंकि हमको लॉ ने ये अधिकार दिया हुआ है। नंबर 2, हमारी ड्यूटी है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये भी कहता है, सेक्शन नंबर 37 हम उसके लिए पढ़ेंगे, कि यहां पर पार्टीज की ड्यूटी है कि वो अपने अपने पार्ट को परफॉर्म करें। यानी कि मैं आपको कार बेचूं और आप मुझे पेमेंट करो, और हम दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति अगर अपने पार्ट को परफॉर्म नहीं करता तो उसके लिए हम डैमेजेस वाला पोर्शन पढ़ते हैं 73 से लेकर के 75 तक, जहां पर जिसने ब्रीच किया है कॉन्ट्रैक्ट वो सामने वाली पार्टी को कंपनसेट करता है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इस तरह जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो काम करता है। सबसे पहले वो राइट दे रहा है, फिर ड्यूटी दे रहा है, और फिर लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है। एक और पॉइंट पर आते हैं, क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक एग्जॉस्टिव लॉ है? यहां पर एग्जॉस्टिव का मतलब आपको बता दूं, एग्जॉस्टिव का मतलब यह होता है ऐसा लॉ जो अपने आप में पूरा है, उससे किसी और लॉ की आवश्यकता, किसी और लॉ का सहारा नहीं लेना पड़ता। जैसे कि मैं बात करूं इंडियन पिनल कोड, या मैं बात करूं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, या मैं बात करूं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ये क्या है? ये अपने आप में पूर्ण है, ये अपने आप में पूरे हैं, इनको किसी दूसरे लॉ की आवश्यकता नहीं है। मगर क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी अपने आप में एग्जॉस्टिव है? द आंसर इज नो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपने आप में एग्जॉस्टिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कभी आइसोलेशन में काम नहीं करता। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं आपको कोई अचल संपत्ति यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचता हूं, तो यहां पर नो डाउट दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई होगा। मगर क्योंकि यहां पर अचल संपत्ति यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचा गया है, इसीलिए यहां पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी लागू होगा। तो यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज वर्किंग विथ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। यही अगर मैं कोई चल संपत्ति बेचता हूं यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी बेचता हूं तो साथ में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी काम करेगा, और अगर रजिस्ट्रेशन जरूरी है तो रजिस्ट्रेशन एक्ट भी काम करेगा। यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपने आप में आइसोलेशन में पूरा नहीं है, उसको दूसरे लॉज का सहारा भी चाहिए होता है। इसीलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव इन
नेचर, ये हमको ध्यान रखना है। और कुछ बातें अब मैं आपको और बताता हूं जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समझने में हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर ये बातें समझ में आ जाती हैं तो हमको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझने में बहुत आसानी होती है। सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अगर बहुत सिंपल शब्दों में मैं आपसे कहूं तो कॉन्ट्रैक्ट इज अ लॉ मेड बाय पार्टीज फॉर ईच अदर, यानी कि कोई भी संविदा क्या होती है, दो लोग अपने ही लिए एक दूसरे के लिए कानून बना देते हैं। जैसे मैंने भी आपको उदाहरण दिया था, एग्जांपल दिया था कि मैं आपको कार बेचूंगा और आप मुझे पैसे दोगे। वास्तव में हमने क्या किया, हमने एक दूसरे के लिए राइट और ड्यूटी क्रिएट कर दी। कानून क्या करता है, राइट और ड्यूटी क्रिएट करता है। कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हमने क्या किया, हमने एक दूसरे के लिए राइट और ड्यूटी क्रिएट कर दिए। मतलब कहीं ना कहीं हम दोनों ने एक दूसरे के लिए कानून बना दिया और ये कानून हमको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। तो आपको बहुत छोटी सी बात समझना है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है या कॉन्ट्रैक्ट वास्तव में क्या है। पार्टीज एक दूसरे के लिए ही कानून बना देते हैं और पार्टीज को फॉलो करना होता है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, एक शब्द होता है करार और एक शब्द होता है संविदा। इसको इंग्लिश में कहते हैं, करार होता है अग्रीमेंट और संविदा होता है कॉन्ट्रैक्ट। तो अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट आपको याद रखना है, इस पूरी दुनिया में दो लोग किसी भी चीज के लिए करार कर सकते हैं, यानी कि अग्रीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, अग्रीमेंट का मतलब होता है दो लोग जब किसी एक बिंदु पर सहमत हो जाएं, दो लोग जब किसी एक बात पर कंसेंट दे दें, राजी हो जाएं, तो वो अग्रीमेंट हो जाएगा। मैं आपको अपने घर खाना खाने बुलाता हूं, आप तैयार हो जाते हो, हम अग्री हो गए। मैं आपको पढ़ने बुलाता हूं, आप आ जाते हो, हम अग्री हो गए। हम मूवी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, मैं बुलाता हूं, आप आ जाते हो, हमने अग्रीमेंट कर लिया। तो आपको याद रखना है कि अग्रीमेंट जो होता है वो पार्टीज पे डिपेंड करता है। पार्टी किसी भी चीज के लिए अग्री हो सकती है, मगर कॉन्ट्रैक्ट, वो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं, ये पार्टीज डिसाइड नहीं करते, ये कानून डिसाइड करता है। ये कानून डिफाइन करेगा कि हां ये अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास अग्रीमेंट के कुछ पैरामीटर्स हैं, नो डाउट, मगर इन अग्रीमेंट के पैरामीटर्स में कुछ ना कुछ और ऐड करना पड़ेगा, तब कहीं जाके वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अब ये पैरामीटर्स क्या हैं, तो ये पैरामीटर्स हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 2H में। और यहां पर मैं आपको बताता हूं कि यहीं से कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत होती है। सेक्शन नंबर 2H विच डिफाइंस कॉन्ट्रैक्ट as an agreement which is enforceable by law is a contract। ऐसा करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है वो संविदा कहलाता है। यहां पर आप दो चीजें बस देखोगे, एक अग्रीमेंट और एक एनफोर्सेबल बाय लॉ। अग्रीमेंट तो मैंने आपको समझा ही दिया, दो लोग किसी भी चीज के लिए अग्री कर सकते हैं, वो तो हमारा पैरामीटर है, हम जो डिसाइड कर लेंगे वो हमारा अग्रीमेंट हो जाएगा। मगर ये अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं, ये हमेशा लॉ डिसाइड करेगा। और हर बार लॉ के पास हम जाएंगे नहीं कि सर ये बता दो कि ये कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है। लॉ ने हमको 5 एलिमेंट्स दे रखे हैं, हमेशा वो 5 एलिमेंट्स आप अप्लाई करके देखो। अगर वो पांचों के पांचों एक साथ पूरे हो रहे हैं तो फिर वही जो आपका अग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। और ये कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ये कौन कौन से तत्व हैं, तो आपको मैंने बताया एनफोर्सेबल बाय लॉ। ये जो शब्द है एनफोर्सेबल बाय लॉ, इसमें 5 चीजें इंक्लूड होती हैं जो कि सेक्शन नंबर 10 में दी हुई हैं। तो आपको ध्यान रखना है, एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अग्रीमेंट हम किसी भी चीज के लिए कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी कहलाएगा जब वो एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा, यानी कि विधि द्वारा प्रवर्तनीय होगा। और विधि द्वारा प्रवर्तनीय क्या है, इसके लिए सेक्शन 10 जब मैं आपको बताऊंगा तो सारी बातें वहां पर कवर हो जाएंगी। तो अभी हमने सारी बातें क्या क्या देखी, ब्रॉडली समझते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो है वो पॉइंट नंबर 1 एक सिविल लॉ है। सिविल लॉ क्यों है आपको बता दिया, क्योंकि वो हमेशा कंपनसेशन की बात करेगा। वो एक सब्सटेंटिव लॉ है। सब्सटेंटिव लॉ क्यों है, क्योंकि वो हमेशा राइट्स, लायबिलिटीज और ड्यूटीज की बात कर रहा है। क्या राइट्स, लायबिलिटीज, ड्यूटी देता है? हाँ बिल्कुल देता है। कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का राइट देता है, उसको परफॉर्म करने की ड्यूटी देता है, और परफॉर्म ना करने पर लायबिलिटी भी प्रोवाइड कर देता है। तो ये हो गया सिविल लॉ, हो गया सब्सटेंटिव लॉ। इसकी स्कीम मैंने आपको बता दी। सेक्शन नंबर 1 से लेकर के 75 तक हम जनरल प्रिंसिपल बोलते हैं, चैप्टर नंबर 6 तक ये चलता है। चैप्टर नंबर 7 जो है आपको बता दिया कि रिपील हो गया, और चैप्टर नंबर 11 वो भी रिपील हो गया। अब इनके लिए हमारे पास
अलग अलग लॉ हैं। अब एक छोटी सी बात आपको और बताता हूं कि 75 के बाद और चैप्टर नंबर 7 जो कि रिपील हो गया, उसके बाद क्या, तो उसके बाद के पोर्शन को कहा जाता है स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स। जनरल प्रिंसिपल्स और स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, जनरल प्रिंसिपल हर जगह अप्लाई होंगे और स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब क्या होता है, वो स्पेसिफिक उसी नेचर के कॉन्ट्रैक्ट हैं। जैसे मैं कहूं आपको बेलमेंट, मैं कहूं आपसे प्लेज, मैं कहूं इंडेमनिटी, गारंटी, एजेंसी, इन सब चीजों का अपना अलग नेचर होता है और इसके लिए अलग से हमने लॉज या अलग से प्रिंसिपल्स बना रखे हैं। तो ये हो गया स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स। तो यहां पर हम अपना इतना लेक्चर कंप्लीट करते हैं।